नमस्कार। चिंतन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं अनुसंधान अभिक्षमता के अंतर्गत मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगा। यह जो विषय है वह नेट फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेट फर्स्ट पेपर में इससे संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। विगत वर्षों में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। आप देखेंगे यह जो हमारा शीर्षक है, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके संदर्भ में आप देखेंगे इनके बीच अंतर, इससे आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसके पूछे जाने की संभावना हमेशा रहती है। और साथ ही साथ ये जो हमारे अनुसंधान के प्रकार हैं, इन तीनों की जो विशेषताएं हैं उससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहेगी। तो आज इसी तीनों, यह जो अनुसंधान के तीन प्रकार हैं, मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान, इनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, इनकी विशेषताओं को बताने जा रहा हूँ। तो आप सब इस वीडियो को ध्यान से देखें। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और जो भी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं अगर उनको आप नोट कर लेते हैं तो निश्चित ही इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वह आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मौलिक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान आप देखेंगे इसे हम शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रकृति सैद्धांतिक होती है, जो हमारी ये जो प्राकृतिक घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में नए नए सिद्धांतों, नए सत्यों, नए तथ्यों आदि की खोज करना होता है। इसमें जो भी अनुसंधान करता होता है उसका प्रयास रहता है नए सिद्धांतों को देना। तो देखें, मौलिक या मूलभूत अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान को हम मूलभूत अनुसंधान भी कहते हैं। इसको शुद्ध अनुसंधान या सैद्धांतिक अनुसंधान भी कहा जाता है। ऐसे अनुसंधान के अंतर्गत किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में एक सिद्धांत या नियम प्रतिपादित किया जाता है। इस प्रकार का अनुसंधान ज्ञान भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है और यही कारण है कि इसकी प्रकृति सैद्धांतिक होती है। अब देखिए, जो मौलिक अनुसंधान है, मूलभूत अनुसंधान है, इसमें हम नए सत्यों की खोज करते हैं, नए तथ्यों की खोज करते हैं या नए सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। तो जब आप कोई नए प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसके संबंध में एक नया सिद्धांत या नए सत्य या नए तथ्यों को जब आप खोजते हैं तो जो मानव का ज्ञान भंडार है उसमें वृद्धि होगा। ठीक है, तो ज्ञान के भंडार में वृद्धि करने के लिए ऐसे अनुसंधानों का आयोजन किया जाता है। और देखें, ज्ञान के भंडार में वृद्धि कैसे होगी? जब जो शोधकर्ता होते हैं उनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हों, और जब जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी किसी चीज़ को जानने के बारे में, विभिन्न प्रकार की घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बीच जो संबंध है उसको जानने की एक जिज्ञासा जब किसी व्यक्ति के मन में या शोधकर्ता के मन में, जो विशेषज्ञ है उसके मन में जब इस प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं, उठती हैं, तो वे शोधकर्ता अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो अनुसंधान कार्य करते हैं वह मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो आप देखेंगे मौलिक अनुसंधान के अंतर्गत शोधकर्ता अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ऐसे अनुसंधान का आयोजन करते हैं और इसके अंतर्गत प्रतिपादित सिद्धांत या नियम तात्कालिक समय में उपयोगी हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि जिस समय इस प्रकार का खोज किया गया, ऐसे अनुसंधान को आयोजित किया गया, उसके जो परिणाम आए, जो भी सिद्धांत दिया गया, वह उस समय में हो सकता है कि समाज के लिए वो उपयोगी हो, या यह भी हो सकता है कि समाज के लिए उपयोगी ना हो, बाद में वह भविष्य में इसका उपयोग किया जाए। तो मुख्य रूप से
जो अनुसंधान करता होता है वह अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ही ऐसे अनुसंधानों को करता है। वह इस बात का फिक्र नहीं करता है, इसकी चिंता नहीं करता है कि उसके इस अनुसंधान कार्य का जो भी परिणाम आएगा वह उस समय में समाज को किसी प्रकार से अपनी उपयोगिता को साबित कर पाएगा या नहीं, इसकी चिंता अनुसंधानकर्ता नहीं करता है। देखें, जो मौलिक अनुसंधान है इसके द्वारा दिए गए सिद्धांतों की सहायता से भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। यह तत्काल में हो सकता है उपयोगी ना हो, तत्काल समय में, जो तत्कालीन समय है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में, क्योंकि देखिए यह जो भी रिसर्च हो रहा है वह क्या प्राकृतिक घटनाओं में जो संबंध हैं उन्हीं के बारे में खोज किया जाता है। तो ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, अगर इसमें एक निश्चित समानता है तो आगे आने वाले समय में भी वह वैसे ही बरकरार रहेगी, बनी रहेगी। तो अगर इससे संबंधित कोई समस्या बड़े रूप में भविष्य में आता है जिसका पूर्वानुमान ये शोधकर्ता, देखिए जो भी शोध हो रहा है उसमें जो शोधकर्ता होता है वह क्या है, इन घटनाओं को पहले से ही भांप लेते। एक जो साधारण व्यक्ति होता है वह इन घटनाओं को नहीं भांप पाता है, लेकिन जो शोधकर्ता होते हैं वह इस चीज़ को पहले से ही भांप लेते हैं, एक पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि यह जो घटना चल रहा है अगर इसी प्रकार से यह आगे चलता रहा तो हो सकता है एक बड़े संकट के रूप में हमारे सामने आए। तो वह अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऐसे रिसर्च का, ऐसे अनुसंधानों का आयोजन करते हैं। और हो सकता है तत्काल में वो इतनी बड़ी समस्या ना हो, इसलिए उसका उपयोग उस समय तो नहीं हो पाता है, लेकिन भविष्य में जब उससे संबंधित कोई बड़ी समस्या आ खड़ी होती है तब जो भी अनुसंधान करता होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सिद्धांतों का प्रयोग करके उस समय में, भविष्य में अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसके द्वारा दिए गए जो भी सिद्धांत हैं उसकी सहायता से भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। आइए अब हम लोग इसकी विशेषताओं की ओर चलते हैं। देखते हैं हम लोग कि मौलिक या मूलभूत अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए, सबसे पहला तो यह है कि प्राकृतिक घटना के संबंध में नए तथ्यों के आधार पर नया सिद्धांत या नियम प्रतिपादित करता है, पहली विशेषता है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी प्रकृति सैद्धांतिक होती है। नेक्स्ट, परिकल्पनाओं का प्रतिपादन पूर्व अनुसंधानों के निष्कर्षों, सिद्धांतों एवं अनुभव पर आधारित होता है। अब देखिए, ऐसा जो भी हम अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान या मूलभूत अनुसंधान का जब आयोजन किया जाता है तो इसमें शोधकर्ता द्वारा जो जिन परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है वे परिकल्पनाएं हमेशा पूर्व में जो अनुसंधान कार्य हो चुके हैं उसके निष्कर्षों या सिद्धांतों पर आधारित होता है, या जो शोधकर्ता होता है उसके जो अनुभव होते हैं, जो वह अनुभव किया होता है उन अनुभवों पर आधारित होता है। तो परिकल्पनाएं यह जो अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान है, इसमें परिकल्पना का प्रतिपादन हमेशा पूर्व अनुसंधानों के निष्कर्षों, सिद्धांतों और अनुभवों पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखिए, अगला है मौलिक अनुसंधान की रूपरेखा कठोर होती है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित है। यह जो मौलिक अनुसंधान है क्या है, जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें सारे जो भी स्टेप्स हैं बड़ी कठोरता के साथ उन सभी सोपानों का, उन सभी स्टेप्स का पालन किया जाता है। तो इसकी रूपरेखा कठोर होती है, और जब एक कठोर रूपरेखा है इसकी तो इसको संपादित करने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है, विशेष रूप से प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ताओं की आवश्यकता होती है। तो इसकी एक विशेषता यह भी है कि मौलिक अनुसंधान को संपादित करने के लिए एक विशेषज्ञ प्रशिक्षित अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता होती है। जो विशेषज्ञ नहीं है, जो प्रशिक्षित नहीं है, वे ऐसे अनुसंधानों को अच्छे ढंग से संपादित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इसमें जनसंख्या का चयन रैंडमली, यादृच्छिक रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रदत्तों के संकलन में प्रयुक्त उपकरण विश्वसनीय, वैध और प्रमाणिक होते हैं। जिन
उपकरणों के माध्यम से हम डेटा का संकलन करते हैं, वे सभी उपकरण विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं और प्रमाणिक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, उच्च सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। मौलिक अनुसंधानों में हाई लेवल की जो स्टैटिस्टिक्स होती है, जो स्टैट हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर, उसका प्रयोग यहाँ पर बहुत ही हाई स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है। तो यह एक विशेषता है कि उच्च सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है, नए तथ्यों, सत्यों तथा सिद्धांतों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। मूलभूत अनुसंधान जो भी है, इसमें जो भी सिद्धांत या सत्य या तथ्य प्राप्त होते हैं, प्रतिपादित किए जाते हैं, इनको क्या है, इनका मेन आधार है सामान्यीकरण करना। तो इन सभी के आधारों पर, इन सिद्धांतों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। एक बड़े जनसमूह पर इसको हम आरोपित करते हैं। अगला है, मौलिक अनुसंधान का क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक होता है। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रयुक्त अनुसंधान। प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, यह एक ऐसा अनुसंधान है जिसके अंतर्गत तत्काल में कोई नया सिद्धांत या सत्य या तथ्य की खोज नहीं की जाती है, बल्कि वर्तमान समय में व्यवहारिक रूप से जो समस्याएं आ रही होती हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हम पूर्व में जो भी अनुसंधान कार्य हो चुके हैं, उसके सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए वर्तमान में आई हुई अपनी समस्या का समाधान करते हैं। तो देखें, प्रयुक्त अनुसंधान, इसको हम व्यवहारिक अनुसंधान भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाज को विशेष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह जो अनुसंधान है, प्रयुक्त अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च, यह समाज को विशेष लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य होता है वह किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना है। वर्तमान में जो भी व्यवहारिक समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। प्रयुक्त अनुसंधान का जो मुख्य आधार है वह है तात्कालिक व्यवहारिक समस्या। प्रयुक्त अनुसंधान का मुख्य आधार तात्कालिक व्यवहारिक समस्या है, जिसके समाधान के लिए शोधकर्ता इस प्रकार के अनुसंधानों का आयोजन करता है। सामाजिक अथवा व्यवहारिक विज्ञानों में आयोजित किए जाने वाले अधिकांश अनुसंधान कार्य प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में आप देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक मनोविज्ञान या समाजशास्त्र, इन सब क्षेत्रों में जो भी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं उसमें कोई नया सिद्धांत, नए सत्य, नए तथ्यों को प्रतिपादित नहीं किया जा रहा है, बल्कि वर्तमान समय में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं या जो देखने में आ रही हैं, उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए ही अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो भी अनुसंधान कार्य किए जा रहे हैं वे सब प्रयुक्त अनुसंधान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आइए अब हम लोग देखते हैं प्रयुक्त अनुसंधान की विशेषताएं। प्रयुक्त अनुसंधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो देखें, सबसे पहले प्रयुक्त अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, समाज को लाभ पहुंचाना। दूसरा इसका जो विशेषता है वह है कि इसके अंतर्गत जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वो किसी नए सिद्धांतों या नियमों का प्रतिपादन नहीं करते, बल्कि मौलिक अनुसंधानों से प्राप्त सिद्धांतों एवं नियमों की सहायता से व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। तीसरी विशेषता देखिए, आप देखेंगे इस प्रकार के अनुसंधानों में अनुसंधानकर्ता किसी संगठन या संस्था का सदस्य होता है और उसकी सहायता से वह किसी निश्चित समस्या का समाधान करता है। चौथी विशेषता है, मौलिक अनुसंधान की तुलना में यह जो प्रयुक्त अनुसंधान है वह अपेक्षाकृत आसान होता है। अगला देखिए, अगली विशेषता है, प्रयुक्त अनुसंधान मौलिक अनुसंधान पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में आप यह कह सकते हैं कि मौलिक अनुसंधान व प्रयुक्त अनुसंधान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप देखेंगे कि मौलिक अनुसंधान जहां एक ओर सिद्धांतों का निर्माण करता है, वहीं दूसरी ओर प्रयुक्त अनुसंधान सिद्धांतों की व्यवहारपरक रूप से जांच करता है।
अर्थात प्रयुक्त अनुसंधान के अभाव में मौलिक अनुसंधान की सार्थकता प्रमाणित नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रयुक्त अनुसंधान की कुछ विशेषताएं हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। आइए अब हम लोग चलते हैं क्रियात्मक अनुसंधान की तरफ। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की जब बात की जाती है, एक्शन रिसर्च की बात की जाती है, तो विद्वानों के बीच बहुत ही मतभेद है। कुछ विद्वान इसको मानते ही नहीं हैं कि यह एक अनुसंधान का प्रकार है। ऐसे लोग इसे अप्लाइड रिसर्च, जो हमारा प्रयुक्त अनुसंधान है, उसी का एक पार्ट मानते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का यह मत है कि नहीं, इसे एक अलग प्रकार में हम रख सकते हैं। और यह जो अनुसंधान है, आप देखेंगे कि जो हमारा मूलभूत अनुसंधान है, मौलिक अनुसंधान है, बहुत ही कठोरता से उसमें रिसर्च उसकी जो प्रकृति है वह क्या बहुत ही कठोर है, जटिल प्रक्रिया है। तो सभी लोग ऐसे अनुसंधानों को आयोजित नहीं कर पाते हैं। और जब समस्या हमारी सिर्फ अपने तक सीमित हो, किसी एक यूनिट तक सीमित हो, एक इकाई तक ही सीमित हो, और तो ऐसी समस्याओं का समाधान करने के लिए मूलभूत अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मूलभूत अनुसंधान नहीं किया जा सकता है। तो अब एक नई समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, और इन्हीं समस्याओं की वजह से क्रियात्मक अनुसंधान का आप देखेंगे कि आविर्भाव होता है, यह सामने आता है। तो यह जो अनुसंधान है, क्रियात्मक अनुसंधान, इसमें स्थानीय और तात्कालिक प्रकृति की जो समस्याएं होती हैं, किसी एक यूनिट से संबंधित, किसी एक इकाई, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो पर्टिकुलर किसी एक ही विद्यालय में कोई समस्या शिक्षा से संबंधित अगर उत्पन्न हो, तो इस एक इकाई से संबंधित इस समस्या का समाधान करने के लिए अब हम अप्लाइड रिसर्च या मौलिक अनुसंधान तो कर नहीं सकते हैं। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिपादन किया गया। इसे अनुसंधान के क्षेत्र में सामने लाया गया है, और यह जो अनुसंधान है, इस कार्य को आगे बढ़ाने में सबसे अधिक यदि किसी का योगदान है तो वे हैं प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान सामाजिक अनुसंधानों का एक नया स्वरूप है, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने निर्णयों एवं क्रियाओं का मूल्यांकन वैज्ञानिक विधि से करते हैं। देखिए, यह जो अनुसंधान है, भले ही यह मौलिक अनुसंधान के जैसा नहीं है, उतना कठोर नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो अध्ययन करता है वह जब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अध्ययन करता है तो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, और इसके द्वारा ही वह अपने निर्णयों एवं क्रियाओं का मूल्यांकन करता है, उनको जांचता है। नेक्स्ट आप देखें, क्रियात्मक अनुसंधान, इसका जो संबंध है वह तात्कालिक उपयोग के अध्ययन से है। तत्काल में जो समस्याएं आ रही हैं उनके समाधान से है, और यह जो भी समस्या है वह स्थानीय पृष्ठभूमि से संबंधित होती है। स्थानीय पृष्ठभूमि से संबंधित समस्याएं होती हैं, और इनके अध्ययन पर ही अधिक बल दिया जाता है। तो स्थानीय पृष्ठभूमि से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन पर क्रियात्मक अनुसंधान में अधिक बल दिया जाता है। इसके निष्कर्षों का मूल्यांकन स्थानीय एवं तात्कालिक उपयोगिता के संदर्भ में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे जो भी निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं उनका हम सामान्यीकरण बहुत बड़े क्षेत्र पर कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। जिस यूनिट पर यह अनुसंधान किया गया है, जिसके लिए किया गया है, जिस समस्या से संबंधित है, केवल उसी पर हम इस निष्कर्षों को आरोपित कर सकते हैं, सामान्यीकरण इसका नहीं किया जा सकता है। तो देखें, जो प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे महोदय हैं, उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं।
तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ों पर फोकस किया गया है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, क्रियात्मक अनुसंधान है, वैज्ञानिक विधि का हम प्रयोग करेंगे। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग में क्या है, वस्तुनिष्ठता, प्रिडिक्टिबिलिटी, और आप देखेंगे जो पक्षपात है वह नहीं रहता है, ठीक है, पक्षपात रहित, वस्तुनिष्ठ, और हम जो भी अध्ययन करते हैं वह भविष्यवाणी कर सके, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए क्या इसमें भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। और अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अध्ययन किया जाता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम जो निर्णय लेते हैं, जिन क्रियाओं को हम एक्शन में लाना है, वे सभी चीज़ों का हम कैसे निर्देशन कर सकते हैं, अपनी जो हमारी जो प्रक्रिया है उसमें हम कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ें इसमें इस अनुसंधान के अंतर्गत इन सब चीज़ों पर फोकस किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी व्यवहारिक कार्य करते हैं वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय, अपनी क्रियाओं में निर्देशन और सुधार और मूल्यांकन करते हैं। आइए अब हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं को देखते हैं। देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की पहली विशेषता क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान में तात्कालिक एवं स्थानीय प्रकृति की समस्याओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि इस क्रिया में संलग्न व्यक्ति ही इस कार्य को कर सकते हैं। कोई विशेषज्ञ क्रियात्मक अनुसंधान करने नहीं आता है, किसी दूसरी संस्था से कोई व्यक्ति आपकी समस्या का समाधान करने नहीं आता है, बल्कि यह समस्या जिससे संबंधित होती है वही व्यक्ति इस समस्या को, अपनी समस्या का समाधान करता है, वही शोधकर्ता होता है, वही इस अनुसंधानकर्ता में अध्ययनकर्ता होता है। तो इस क्रिया में संलग्न व्यक्ति, जैसे अगर हम शिक्षा में बात करें तो किसी विद्यालय में अध्यापक, वहाँ के प्रधानाचार्य, निरीक्षक, या समाज की बात करें तो समाज सुधारक अथवा व्यवस्थापक आदि, ये सब स्वयं अनुसंधान में क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दैनिक समस्याओं का अध्ययन उस व्यवहारिक क्रिया में सुधार एवं विकास के दृष्टिकोण से किया जाता है। जो भी अनुसंधान कार्य किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो हमारी व्यवहारिक क्रिया है उसमें सुधार और विकास किया जा सके। अगली विशेषता है, सभी कार्यकर्ता वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी वो, ठीक है, ये जो भी व्यक्ति इस अनुसंधान कार्य में संलग्न हैं वह एक प्रोफेशनल रिसर्चर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक विधियों का जब वे उपयोग करते हैं तो इससे जो भी निष्कर्ष आता है वह पक्षपात रहित होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। तो यह इसकी विशेषता है। और अंतिम देखें, क्रियात्मक अनुसंधान में जनतांत्रिक मूल्यों को स्थान दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष मौलिक अनुसंधान, प्रयुक्त अनुसंधान और क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में बताया और इनकी विशेषताओं पर चर्चा किया। तो ध्यान से देखें, जिन पॉइंट्स को मैं यहाँ बताया हूँ कम से कम उतना भी अगर आप ध्यान में रखते हैं, इससे संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों का आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो ध्यान से इसको देखिए। और अगली जो हमारी वीडियो आएगी उसमें मैं ऐतिहासिक अनुसंधान विधि, विवरणात्मक अनुसंधान विधि, वैज्ञानिक अनुसंधान विधि, मात्रात्मक अनुसंधान विधि या परिमाणात्मक अनुसंधान विधि और गुणात्मक अनुसंधान विधि, इनके बारे में और इनकी विशेषताओं के बारे में मैं बताऊंगा। तो अगली वीडियो हमारा देखना नहीं भूलिए, ज़रूर से आप उसे देखें, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमेशा नेट फर्स्ट पेपर में पूछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। और ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका वे लाभ उठा सकें और आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी वह उन तक समय से पहुंचता रहे। धन्यवाद।